ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की 10वीं जमात की समाजी साइंस की इस क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो समाजी साइंस की पिछली क्लास में हमने कौन सा सबक पढ़ा था, क्या आपको याद है? सोचिए, शाबाश। हमने जो है तिजारती तालीमात के हिस्से से सारिफी तालीम और तहफ़्फ़ुज़ सबक पढ़ा था। तो इसका आधा हिस्सा ही हमने उस क्लास में पढ़ा था। तो इसका अगला हिस्सा यानी यूनिट नंबर 2 आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबक शुरू करने से पहले चलिए आपसे चंद सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए खाना पूरी कीजिए। तो पहले सवालात यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। तो गाहक का एक और नाम डैश है। दूसरा सवाल है अशिया और ख़िदमात पैसों पर फ़रोख्त करने वाले को डैश कहते हैं। तीसरा सवाल है सारिफीन इंटरनेट के ज़रिए रकम की अदायगी करके अपनी पसंद की अशिया किसी भी दुकान से ऑर्डर करके मंगवाना डैश कहलाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इनके जवाबात अपनी कापियों में नोट कर लिए हैं और जवाबात देने के लिए तैयार हैं आप लोग। तो देखेंगे आपका जवाब सही है या नहीं। तो पहले सवाल का जवाब है सारिफ। गाहक का एक और नाम सारिफ है। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ मैं। अब दूसरे सवाल का जवाब देखिए। सही जवाब है ताजिर। अशिया और ख़िदमात पैसों पर फ़रोख्त करने वाले को अशिया और ख़िदमात पैसों पर फ़रोख्त करने वाले को ताजिर कहा जाता है। अब तीसरे सवाल का जवाब है टेली शॉपिंग। शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाबात आप लोगों ने दिए। अब चलिए एक जुमले में जवाबात दीजिए। सारिफी या सारिफ कौन होता है? बिल्कुल सही, जो अशिया और ख़िदमात ख़रीदता है तो उसे सारिफ कहते हैं। अब दूसरा सवाल है सारिफीन तहरीक का बुनियादी मकसद क्या है? सही जवाब दिया आप लोगों ने। सारिफीन तहरीक का बुनियादी मकसद शहरी बाज़ार में दस्तयाब बेहतरीन अशिया और ख़िदमात मुहैया करना है। अब तीसरा सवाल है हर एक गाहक का हक़ कौन सा है? हर एक गाहक का हक़ क्या होता है, कौन सा होता है? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। गाहकों के रुपयों के इवज़ या रुपयों के बदले में मियारी अशिया मुहैया करें, ये हर एक गाहक का हक़ है और ऐसी चीज़ों को मुहैया करना हर एक ताजिर का फ़र्ज़ है। तो सही जवाब आप लोगों ने दिए, मुबारकबाद आप लोगों के लिए। तो क्या आप जानते हैं कि गाहकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं? तो कौन से कानून हैं जो गाहकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं? तो चलिए आज के दिन हम गाहकों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून और दूसरे मालूमात हम आज की क्लास में हासिल करेंगे। तो सारिफी तालीम और तहफ़्फ़ुज़ सबक का नाम है जो तिजारती तालीमात के हिस्से से है और सबक नंबर 4 है और यूनिट नंबर 2 है। तो आज की क्लास में हम जिन नुकात का मुतालिया करेंगे वो इस तरह से होंगे। तो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन एक्ट के अहम मक़ासिद और अहमियत जानना है हमें। और दूसरा अशिया और ख़िदमात की ख़रीदारी के दौरान चंद एहतियाती इक़दामात उठाना, तो ये भी जानेंगे हम। और तीसरा सारिफी तालीम की अहमियत जानना और सारिफी अदालत में मुकदमा दायर करने के तरीक़ों के मालूमात इकट्ठा करना, तो इससे मुताल्लिक़ हम आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो जो है सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है किस तरह किया जाए इसके बारे में आज हम
पढ़ने वाले हैं। तो ये सारिफीन को पैदाकारों और ताजिरों के इस्तेहसाल से जो है तहफ़्फ़ुज़ करने को सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। यानी जो है यहाँ पर पैदाकार या ताजिर जो है जो धोखा देते हैं सारिफीन को, गाहकों को, या इनका इस्तेहसाल करते हैं, तो गाहकों का तहफ़्फ़ुज़ करना सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तो आज गाहकों का या सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ी ज़रूरत है और साथ में गाहक की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए सारिफीन के हुकूक की यकीन दहानी भी सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट में की गई है। अब सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून कौन से बनाए गए हैं ये भी जानना है हमें। तो चंद लोगों की जानिब से सारिफीन तहरीक का आगाज़ हुआ था। यानी ऐसे जो चंद लोग जो व्यापारियों से लगातार इस्तेहसाल का शिकार हुए थे, तो ऐसे लोग, ऐसे गाहक या ख़रीदार जो लगातार जो है यहाँ पर व्यापारियों से धोखा खा चुके थे, तो वैसे चंद लोगों से ये सारिफीन तहरीक का आगाज़ हुआ। तो ऐसे तहरीकात या ऐसे तहरीक शुरू करने वाले लोगों ने हुकूमत पर दबाव डालते हुए जो है हुकूमत को गाहकों की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए एक नई पार्लिमानी एक्ट को तश्कील देने पर जो है ज़ोर दिया गया या ख़बरदार किया गया। यानी एक एक्ट बनाया जाए, पार्लियामेंट में पास किया जाए जो सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो ये तहरीक शुरू करने वालों ने हुकूमत पर दबाव डाला, तो जिसके नतीजे में हमारी हुकूमत ने कई कायदे या कानून जारी किए। पिछले 5 दहों से यानी पिछले 50 सालों से तकरीबन 30 से भी ज़ायद कायदे या कानून जो है हुकूमत की तरफ से बनाए जा चुके हैं, ये जारी किए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर ज़रूरी अशिया का एक्ट है, यानी ज़रूरी अशिया का कानून है, या नाप तोल एक्ट है, नाप तोल का कानून है, या नकली अशिया पर ममानियत का एक्ट है। और सबसे अहम एक्ट जो बनाया गया सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो 1986 ईस्वी का हुकूमत हिंद का कानून सबसे बड़ा अहम कदम है सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस एक्ट के तहत 1986 के एक्ट के तहत हुकूमत ने सारिफीन के जो है बहुत सारे हुकूक या सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। तो इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसे कहा जाता है, जो 1986 में जो है दिसंबर 24, 1986 को जो है जारी किया गया था। तो इस एक्ट के अहम मकासद क्या हैं ये भी देखेंगे हम। तो 1986 के कानून के अहम मकासद जो हैं, तो ये एक्ट जो है तहफ़्फ़ुज़ और मियार की अहमियत को फ़रोग़ देता है। तो ये कानून 1986 का जो है तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन जो है एक्ट जो है सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देता है और साथ ही साथ मियार की अहमियत, चीज़ों के मियार की अहमियत को बतलाता है। यानी पैदाकारों के लिए जो है यहाँ पर मियार को बरकरार रखने पर कई जो है यहाँ पर पाबंदियाँ इस एक्ट के तहत लगाए गए हैं कि मियारी अशिया ही मुहैया किए जाएं गाहकों तक। तो ये पहला जो है मकसद है इस एक्ट का कि ये एक्ट जो है तहफ़्फ़ुज़ और मियार की अहमियत को फ़रोग़ देता है और इसके साथ में ख़तरनाक अशिया की पैदावार और फ़रोख्त की भी ममानियत करता है ये एक्ट। यानी ख़तरनाक अशिया जो है बेचने से जो है यहाँ पर इस पर भी पाबंदी ये एक्ट लगाता है और साथ ही साथ बाज़ारों में चलने वाले नकली कारोबार की भी रोकथाम करता है। तो नकली चीज़ें जो ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं पैदाकार या ताजिर, तो वैसे नकली कारोबार की रोकथाम करना भी जो है इस 1986 के कानून के एक्ट का मकसद है। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ों का मियार, वज़न, नाप तोल और कीमतों पर निगरानी करना, तो ये भी इस एक्ट का, इस कानून का मकसद है। चीज़ों के मियार, क्वालिटी को जो है जांच करना, इसकी चीज़ों की
جو چیزیں جو ہے تیار ہوئی ہیں، وزن ناپ تول صحیح ہے یا نہیں اس کی نگرانی، اور قیمتوں پر بھی نگرانی، قیمتیں صحیح مقرر کی گئی ہیں یا نہیں اس پر بھی نگرانی کرنا اس ایکٹ کا اور ایک مقصد ہے۔ اور خریدے گئے اشیاء یا خدمات سے اگر صارفین پریشان ہیں تو مناسب معاوضہ دلانا۔ تو خریدے گئے چیزوں سے اگر صارفین جو ہے یہاں پر خوش نہیں ہیں، مطلب جو ہے یہاں پر گاہکوں سے صارفین سے زیادہ جو ہے پیسہ وصول کیا گیا ہے، تو جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے مناسب معاوضہ دلانا بھی اس ایکٹ کا مقصد ہے۔ اور ساتھ میں 1986 کے اس ایکٹ کا اور ایک مقصد صارفی تعلیم کے تحت لوگوں میں بیداری لانا، بیداری پیدا کرنا، صارفین کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا بھی اس ایکٹ کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو گئے 1986 کے جو ہے یہاں پر جو ہے ایکٹ کے اہم جو ہے مقاصد۔ اب عالمی یوم صارفین کیا ہے؟ تو عالمی یوم صارفین تحریک کی تاریخ میں یہاں پر جو ہے 15 مارچ 1982 ایک اہم دن ہے، یعنی 15 مارچ 1982 ایک عالمی صارفین کے لیے اہم دن کے طور پر جانا جاتا ہے یہ، کیونکہ اس دن امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے وہاں کے شہریوں کی حفاظت، معلومات، فرمائش اور مسائل کا حل کے 4 حقوق کے مسودوں کو منظور کیا تھا۔ تو اس دن 15 مارچ کو 1982 عیسوی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، معلومات کے لیے، فرمائش اور مسائل کے حل کے لیے 4 مسودے، 4 قانونوں کو اس نے منظور کیا تھا۔ تو اس وجوہات کی بنا پر اس دن کو جو ہے یوم عالمی صارفین کے حقوق کے دن کے طور پر جو ہے منایا جاتا ہے۔ تو عالمی یوم صارفین 15 مارچ، تو جو ہے اسے ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے کہا جاتا ہے، جو ہر سال 15 مارچ کو جو ہے منایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں گے ورلڈ کنزیومر رائٹس ڈے یعنی عالمی صارفین کے حقوق کا دن اسے ہم کہتے ہیں۔ تو پورے دنیا بھر میں اسے منایا جاتا ہے، اسی وجہ سے عالمی یوم صارفین کا دن اسے کہا جاتا ہے، جو ہر سال 15 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے تو 1986 کا صارفین کے تحفظ کا ایکٹ صارفین کی حقوق کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پر 1986 کا ایکٹ جو ہے گاہکوں کی زندگی اور خواہشات کو خطرہ پہنچانے والے اشیاء کے خلاف تحفظ کا حق دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معلومات لینے کا حق دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اشیاء اور خدمات کا معیار، پیمانہ، توانائی کی صلاحیت، اصلیت، قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حق ہے، اور ساتھ میں اشیاء کو پسند کرنے کا حق ہے، اور مقابلہ آرائی قیمتوں میں طرح طرح کی اشیاء پسند کرنے اور انتخاب کرنے کا بھی حق ہے۔ آج جو ہے یہاں پر اس ایکٹ کے تحت یہاں پر کئی قسم کی جو ہے چیزیں مارکیٹوں میں جو ہے یہاں پر مہیا کی جاتی ہیں، تو چیزوں کو پسند کرنے کا حق بھی جو ہے یہاں پر گاہکوں کو اس ایکٹ کے تحت دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معلومات لینے کا حق، چیزوں کے بارے میں تفصیل سے معلومات لینے کا حق بھی گاہکوں کو حاصل ہے، اور قیمتوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کا حق، اور معیار، کوالٹی کا اور اصلیت یا قیمتیں وغیرہ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کا ہے۔ جو یہ حقوق جو ہے اس 1986 کے صارفین کے تحفظ کے ایکٹ کے تحت گاہکوں کو یا صارفین کو دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اور اس کے علاوہ اشیاء کی جانچ پڑتال کرنے کا حق بھی اس ایکٹ کے تحت ہے، یعنی گاہکوں کے خواہشات کے مطابق مناسب طور پر جانچ پڑتال کرنے کا حق، یعنی چیزیں جو ہے ناپ تول میں صحیح ہیں یا نہیں، معیاری چیزیں ہیں یا نہیں،
یا جو ہے یہ تمام اشیاء کی جانچ کرنے کا حق بھی گاہکوں کو حاصل ہے، اور استحصال کے خلاف معاوضہ پوچھنے کا بھی حق ہے۔ یعنی دھوکہ دہی دکاندار کر رہے ہیں تو کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، یا جو ہے یہاں پر ناپ تول میں کمی، یا جو ہے آخری تاریخ یعنی ایکسپائری ڈیٹ کی چیزیں بیچی گئی ہیں، یا زیادہ قیمت وصول کی گئی ہے، تو ان تمام کے خلاف معاوضہ پوچھنے کا حق بھی اس 1986 کے ایکٹ کے تحت صارفین کو، گاہکوں کو دیا گیا ہے۔ تو گاہکوں کو کسی بھی سازش یا دھوکے کی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے یہاں پر جو ہے تاجروں کے خلاف یہاں پر معاوضہ پوچھنے کا حق بھی جو ہے دیا گیا ہے، اور صارفی تعلیم کا حق، یعنی گاہکوں کے حقوق کے متعلق صحیح معلومات دینے کا حق، یا دھوکہ بازی کے خلاف بھی حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گاہکوں کو بہترین صحت مند اور طبعی ماحول کی تشکیل دے کر طرز زندگی کو بہتر بنانے کا حق بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ تحفظ صارفین کا قانون جو ہے یہاں پر مرکزی سطح پر مرکزی تحفظ کونسل اور ریاستی سطح پر ریاستی تحفظ صارفین اور ضلعی سطح پر ضلع تحفظ صارفین کونسل کے قیام میں مددگار یا معاون ثابت ہوا ہے۔ یعنی 3 کونسلیں قائم کی گئی ہیں، تو مرکزی تحفظ کونسل مرکز میں، ریاستی سطح پر ریاستی تحفظ صارفین، اور ضلعی سطح پر ضلع تحفظ صارفین کونسل کو قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ کونسلیں، یہ تینوں کونسلیں جو ہیں عدالتی احکامات کے مطابق تشکیل دیے گئے ہیں، یعنی عدالتوں کے احکامات کے مطابق یہ بنائے گئے ہیں۔ تو اس میں مرکزی حکومت کے وزیر برائے صارفی معاملات قومی کونسل کے چیئرمین تقرر کیے جاتے ہیں۔ تو مرکزی حکومت کے وزیر برائے صارفی معاملات قومی کونسل کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور ریاستی سطح پر وزیر برائے صارفی معاملات ریاستی سطح کی کونسل کی بطور چیئرمین ہوتے ہیں، اور ضلعی سطح پر کمشنر یا کلیکٹر جو ہے اس ضلعی کونسل کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے جو ہے کونسلیں جو ہے یہاں پر تحفظ صارفین کے تحت قائم کی گئی ہیں۔ مرکزی تحفظ کونسل ریاستی سطح پر ریاستی تحفظ صارفین، اور ضلعی سطح پر ضلع تحفظ صارفین۔ تو اس کے الگ الگ جو ہے چیئرمین بھی جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد گاہکوں کی شکایتوں یا جھگڑوں کو مٹانے والے ادارے کون سے ہیں؟ یعنی گاہکوں کو جو دھوکہ دہی کی جاتی ہے یا دکانداروں کے خلاف ان کی شکایتیں ہوتی ہیں، تو اس کو مٹانے کے لیے بھی چند جو ہے ادارے قائم کیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ہے۔ تو یہاں پر تحفظ صارفین کا قانون کے تحت، یعنی 1986 کے عیسوی کے تحفظ صارفین کے قانون کے تحت گاہکوں کی شکایت یا تنازعات کو مٹانے کے لیے ایجنسیاں قائم کی گئی ہیں جو 3 طرح کی ہیں۔ تو پہلی ایجنسی ہے ضلعی منچ، اور دوسری ایجنسی ہے ریاستی کمیشن، اور تیسری کونسل ہے جو ہے قومی کمیشن۔ تو یہ 3 طرح کے منچ جو ہے، تو گاہک منچ بھی انہیں کہا جاتا ہے یا کنزیومر کورٹ بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ضلعی سطح پر ضلعی منچ، اور ریاستی سطح پر ریاستی کمیشن، اور قومی سطح پر پورے دیش کے لیے قومی کمیشن، یہ 3 طرح کے جو ہے یہاں پر ایجنسیاں گاہکوں کی شکایتوں کو سننے کے لیے یا گاہکوں کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں ہم جو ہے معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ضلعی منچ، تو یہ ضلعی منچ ہر ضلع میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ جو ہے منچ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہاں پر ریاستی حکومت ضلعی منچ کے لیے جج کے طور پر قابلیت رکھنے والے کسی بھی شخص کو نامزد کرتی ہے۔ تو اس ضلعی منچ کے لیے جج کے طور پر ریاستی حکومت
एक शख्स को नामजद करती है, मुकर्रर करती है, तो ये मंच जो है 20 लाख रुपये से ज़्यादा वाले ग्राहकों की शिकायत को दर्ज करती है। यानी इस मंच में, इस कोर्ट में, तो ये कंज्यूमर कोर्ट ही कहते हैं हम, ये जो ज़िली सतह पर होता है, तो अगर किसी ग्राहक को 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, तो किसी दुकानदार ने एक बड़े ग्राहक बिजनेसमैन को जो है यहाँ पर धोखा दिया है, तो एक तकरीबन 20 लाख रुपये से ज़्यादा वाली शिकायत है, तो ऐसे ज़िली मंच में वो शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसमें 2 अराकीन होते हैं, जिसमें से खातून रुकन भी होती है। तो 2 मेंबर होते हैं, इसके 2 अराकीन होते हैं, जिसमें से खातून मेंबर भी होती है। तो ये हो गया ज़िली मंच। तो इस मंच में 20 लाख रुपए से ज़्यादा वाले ग्राहकों की शिकायत को दर्ज किया जाता है। अब दूसरा है रियासती कमीशन। तो रियासती हाई कोर्ट के जज हो या वजीफा याब जज हो, इस कमीशन के सदर होते हैं। तो रियासती कमीशन रियासती सतह पर एक कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट है ये। तो इसके जज जो है वजीफा याब जज होते हैं हाई कोर्ट के। तो इस हाई कोर्ट के जज इस कमीशन के सदर होते हैं, और इसमें आम लोगों के कारोबारी हलकों की सलाहियत रखने वाले 2 अराकीन भी इसमें होते हैं, और इसमें से भी एक खातून रुकन होती है इस रियासती कमीशन में भी। और इस कमीशन में 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की कीमतों की शिकायतों को दर्ज किया जाता है। तो इस रियासती फोरम में, रियासती कंज्यूमर कोर्ट में 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की कीमतों की शिकायतों को दर्ज किया जाता है। तो ये रियासती कमीशन। अब हम देखेंगे कौमी कमीशन। तो ये कौमी कमीशन मरकज़ी हुकूमत से नामज़द सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को सदर के तौर पर तकर्रुर करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इस कौमी कमीशन के जो है क्या होते हैं, सदर होते हैं, और इसके 4 अराकीन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। तो इनको अवामी कारोबार की इंतज़ामिया में वाकिफ़ियत होना ज़रूरी होता है। तो इन मेंबरों में से, इन अराकीन में से, इन 4 अराकीन में से एक कानून का मेंबर हो, एक कानून का रुकन होना लाजिमी है। तो इसके बाद एक कमीशन जो है किसी भी शिकायत जो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत पर मुश्तमिल हो, इनकी शिकायतों को इस कमीशन में, इस कंज्यूमर फोरम में दर्ज किया जाता है। शिकायतों का हल इसमें किया जाता है। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत वाले यहाँ पर जो है शिकायतें हों ग्राहकों की, तो उसको इस में कमीशन में दर्ज किया जाता है। तो ये जो है कौमी कमीशन से मुताल्लुक़। तो ये 3 कमीशन से मुताल्लुक़ यहाँ पर आपने मालूमात हासिल की, ज़िली मंच, रियासती कमीशन और कौमी कमीशन। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर अब हम एक वीडियो जो है वीडियो क्लिप देखेंगे। द टाइम्स मीडिया। कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है सर? कंज्यूमर कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए एक फॉर्म होता है, कोर्ट होता है जो नॉन जुडिशियल होता है, जिसमें तुरंत का तुरंत बिना किसी अपोजिशन, बिना किसी देरी से कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक आम आदमी को अगर कोई कंप्लेन करना है कंज्यूमर कोर्ट, तो कहाँ जाना होगा, कहाँ पर है कंज्यूमर कोर्ट? हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी में उनको ढूंढने से कंज्यूमर कोर्ट मिल जाएगा। कौन कौन से परिस्थिति में ग्राहक को कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए? जी, इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शॉप से कोई सामान खरीदता है और सामान खरीदता है जिस लिए खरीदा वो उसका वो फुलफिल नहीं हो पाता है, या किसी हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया हो और उसका पैसा ज़्यादा लिया गया हो, उस परिस्थिति में अभी नया डेवलपमेंट आया है कि कोई फ्लैट लेते हैं आप, तो एरिया के अंतर्गत मतलब फ्लैट आपको टाइम से नहीं मिला, तो उस केस में भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि कोई आदमी फ्लैट बुक कर रहा है, हाँ, और टाइम अगर दिया कि हमको 2 साल में चाहिए, 2 साल में नहीं दे पा रहा है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। अभी नया ऐड हुआ है
पहले इसमें नहीं था, अभी नया ऐड हुआ है, उसमें कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। कोई कस्टमर अगर जाता है कंज्यूमर कोर्ट में तो वो कौन कौन सा पेपर साथ में लेके जाएगा? जी, कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले उसको एक रसीद या रिसिप्ट चाहिए जो जीएसटी या टैक्स के साथ रिलेटेड हो, और उन्होंने जो कंज्यूमर ने जो शॉप मालिक को या शॉप को पेमेंट किया हो वो होना चाहिए, या जो भी अर्नेस्ट मनी यदि फ्लैट के लिए तो उन्हें जमा किया हो उसका रसीद होनी चाहिए, और उनका सेल्फ डिक्लेरेशन, बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन वो दे देंगे, बस उससे वो केस फाइल हो जाता है। The Times Media. तो देखा आपने प्यारे बच्चों कि जो है यहाँ पर हमें जो है किस तरह से यहाँ पर अगर धोखाधड़ी हो गई ग्राहकों के साथ तो किस तरह से हम शिकायत कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लिप में आपने तफसील से ये तमाम जानकारी हासिल की कि किस तरह से हम जो है यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो वकील की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी, एक सादे से कागज़ पर जो है हम अपनी अर्ज़ी दरख्वास्त लिखकर जो है यहाँ पर हम इस अर्ज़ी को दाखिल कर सकते हैं और जो है अपनी शिकायत को ज़िली सतह पर, ज़िली मंच में, ज़िली कंज्यूमर कोर्ट में और रियासती सतह पर रियासती कमीशन में और मरकज़ी सतह पर जो है कौमी कमीशन में दर्ज कर सकते हैं। तो अब चलिए अब यादा कर लेंगे। तो जवाबात दीजिए इन सवालात के। तो एक जुमले में जवाबात देने हैं आपको। तो पहला सवाल है, हिंदुस्तान सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान के सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 1986 में अमल में आया। अब दूसरा सवाल है, यौम सारिफीन कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, यौम सारिफीन 15 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए तीसरा सवाल है, ग्राहकों की शिकायतों या झगड़ों को मिटाने वाले इदारे या एजेंसियां कौन सी हैं? बिल्कुल सही, ज़िली मंच, रियासती कमीशन और कौमी कमीशन। तो ये तीन जो है कमीशन या एजेंसियां ग्राहकों की शिकायतों को या झगड़ों को मिटाने वाले इदारे या एजेंसियां कहलाती हैं। अब इसके बाद और एक सवाल है, ज़िली ग्राहक मंच के सदर को कौन नामजद करते हैं? तो सही जवाब है रियासती हुकूमत ज़िली मंच के लिए जज के तौर पर काबिलियत रखने वाले किसी भी शख्स को नामजद करती है। तो रियासती कमीशन के सदर कौन होते हैं? अगला सवाल है। तो रियासती हाई कोर्ट के जज या वजीफा याब जज रियासती कमीशन के सदर होते हैं। अब सवाल है और 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत पर मुश्तमिल शिकायतों को दर्ज करने वाला इदारा कौन सा है? तो ये कौमी कमीशन है, ये जो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत पर मुश्तमिल शिकायतों को दर्ज करता है। तो बिल्कुल सही जवाबात आप लोगों ने दिए, आप तमाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ। तो चलिए अब घर पर काम होमवर्क लिख लीजिए। 2 या 3 जुमलों में जवाबात लिखना है आपको। पहला सवाल है, तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन के कानून के 4 अहम मकसद क्या हैं? दूसरा सवाल है, 3 मरहलों की सारिफीन अदालतों के मुताल्लिक़ बयान कीजिए। तो दूसरा सवाल, 3 मरहलों वाली सारिफीन अदालतें कौन सी हैं? तो उनके बारे में लिखना है। और चंद सरगर्मियाँ भी करनी हैं आपको। 2 सरगर्मियाँ यहाँ पर आपको दी गई हैं, एक्टिविटीज़ करनी है आपको, सरगर्मियाँ करनी है। तो पहली सरगर्मी है, सारिफी शऊर को पैदा करने के लिए कोई 4 ऐलानात लिखिए, नारे या ऐलानात लिखिए। पहली सरगर्मी है। अब दूसरी सरगर्मी है, मुख्तलिफ किस्म के रसीद बिल को इकट्ठा कीजिए, जमा कीजिए। मुख्तलिफ किस्म के बिल, रिसिप्ट जिसे कहते हैं, रसीद जिसे कहते हैं, वो जमा करना है आपको और एक एल्बम बनानी है। तो ये 2 सरगर्मियाँ आपको करनी हैं। तो अब तक आपने इस क्लास को बगौर समाअत फरमाया, इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.